नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दी मुगल 16 टू 17th सेंचुरी। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल्स के बारे में। देखिए जो कुछ पुरानी बुक्स हैं उन पुरानी बुक्स में इस चैप्टर का नाम दी मुगल एम्पायर भी दिया गया है। देखिए इस चैप्टर में आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हु वर मुगल्स, आखिर मुगल्स थे कौन और ये कहाँ से हिंदुस्तान में आए। उसके बाद हम देखने वाले हैं मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स, उसके बाद हम देखने वाले हैं मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, और जो हमारे लास्ट दो टॉपिक्स होंगे आज के वो होंगे मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स और मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। देखिए अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हिंदुस्तान जैसे रीजन पर रूल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था मिडिल एजेस के दौरान। देखिए मिडिल एजेस की ही नहीं, अगर आप एंशिएंट टाइम की बात भी करें और आज मॉडर्न डे में भी आप देखें तो हिंदुस्तान जैसे बड़े कंट्री पर, ठीक है, और यहाँ पर तो मुगल जो है उस पूरे सब कॉन्टिनेंट को रूल कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ हिंदुस्तान का ही इलाका, इंडिया का ही इलाका नहीं है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इलाका है जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इतने बड़े इलाके पर इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ मिलाकर रूल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, ठीक है ना। सिर्फ मेडिवल एजेस के दौरान तो बहुत ज्यादा मुश्किल था ही, इसके अलावा एंशिएंट में भी मुश्किल था और आज के दौरान में आप सभी को पता होगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। जो मुगल्स का रूल है, मुगल्स ने रूल तो स्टैब्लिश किया, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो आप देखते हैं कि सिर्फ 200 सालों के लिए, और हिस्ट्री के अंदर आपको पता है कि 200 साल जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली अंटिल इन द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली द ऑल द सब कॉन्टिनेंट। देखिए 16th सेंचुरी के अंदर, लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी के अंदर ये अपना जो अंपायर है उसको एक्सपेंड करना शुरू करते हैं आगरा और दिल्ली से, और 17th सेंचुरी तक आते आते ये पूरे एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। देखिए अगर आपको मैप के जरिए से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हिंदुस्तान का मैप ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपका आज मॉडर्न डे पाकिस्तान हो जाता है और यहाँ आपका अफगानिस्तान हो जाता है। देखिए अगर आप दिल्ली यहाँ मान के चलते हैं तो दिल्ली से उन्होंने रूल करना शुरू किया था, ठीक है, दिल्ली और आगरा के आसपास से रूल करना शुरू किया था, और 17th सेंचुरी आते आते इन्होंने पूरा जो ये रीजन है, पूरा ये वाला जो रीजन है ये इनके अंडर में था, ठीक है। साउथ का कुछ रीजन भी, दक्कन का कुछ इलाका भी इनके पास था, और ये गुजरात का जो रीजन है ये भी इनके पास था। तो पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनका कंट्रोल था। अगर आप पेनिनसुलर पार्ट को छोड़ दें इसके अलावा तो पूरे पूरे रीजन पे, नॉर्थ इंडिया वाले रीजन पे और वेस्ट इंडिया वाले रीजन पे इनका रूल था, ठीक है। दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल, लिविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। देखिए इतने बड़े एम्पायर पर इन्होंने रूल किया, इसका मतलब ये है कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर रहा होगा वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहा होगा, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गवर्नेंस दिया होगा अपनी जनता को, अपने छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स को। इसी वजह से ये सर्वाइव कर पाए 200 सालों तक। देखिए इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज दी, उन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज हैं वो इतनी एफिशिएंट थी कि जो आने वाले बाद में इनके सक्सेसर हैं, जो छोटे छोटे सक्सेसर स्टेट्स हैं, वो भी क्या करेंगे, इन पॉलिसीज को सर्वाइव करेंगे, इन पॉलिसीज को अडॉप्ट करेंगे, और बिना इन पॉलिसीज के वो भी क्या नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। और वो लोग अपने साथ क्या लेके गए, इस मुगल एम्पायर की लेगेसी को भी अपने साथ वो लोग क्या करते रहे, कंटिन्यू करते रहे, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा कि जो मुगल एम्पायर शाहजहां के द्वारा जो रेड फोर्ट बनवाया गया, उस रेड फोर्ट से आज हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी क्या देते हैं, स्पीच करते हैं अपनी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेड फोर्ट से हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस दिन अपनी स्पीच करते हैं, ठीक है। हाँ ये आपको रेड फोर्ट यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब जानते हैं मुगल्स थे कौन, आखिर ये मुगल्स थे कौन, कहां से आए थे, ठीक है। तो मुगल वर द डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लिनेजेस ऑफ द रूलर्स। देखिए मुगल जो है दो ग्रेट लिनेजेस के मिक्सचर के रूलर है, मतलब दो ग्रेट लीनेजेस के जो रूलर्स हैं उनका मिक्सचर है मुगल्स, ठीक है। किस मिक्सचर, एक तरीके की सही लैंग्वेज नहीं है लेकिन आप इसको सही से समझिए, ठीक है। फ्रॉम मदर साइड दे वर द डिसेंडेंट ऑफ गंगीज खान। ठीक है, मदर की साइड से ये गंगीज खान के, इनका जो लीनेज आती है मदर साइड से वो गंगीज खान से आती है। गंगीज खान की जो डेथ हुई वो कब हुई, 1227 में। गंगीज खान मतलब चंगेज खान, ठीक है। गंगीज खान कौन था, मुगल रूलर हु रूल्ड ओवर चाइना एंड द सेंट्रल एशिया। देखिए आप सभी को पता होगा मंगोलिया से आया था ये बेसिकली, इसलिए इसको मंगोल रूलर भी कहा जाता है। इसने कहां पर रूल किया, चाइना के इलाके पर रूल किया और सेंट्रल एशिया के अंदर इसका रूल था, ठीक है। और फादर की साइड से ये तिमूर के जो है वंशज थे, ठीक है। फादर साइड से ये तिमूर के वंशज थे, और तिमूर की डाई कब होती है, तिमूर कब मरता है, 1204 के अंदर, ठीक है। और तिमूर कहां का रूलर था, ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की का रूलर था तिमूर, ठीक है। हाउ द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी
कॉल्ड मुगल और मंगोल। देखिए मुगल्स को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उनको मुगल कहे या मंगोल कहे, ठीक है। इसके रीजंस हैं, क्या रीजंस है वो हम आगे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस वाज बिकॉज द गंगीज खान्स मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ द इनमेरेबल पीपल। देखिए जो गंगीज खान, जिसे हम चंगेज खान भी कहते हैं, इसने बहुत सारी हत्याएं की, जिसकी वजह से जो मुगल से कहीं ना कहीं इसको पसंद नहीं करते थे। पसंद नहीं करते थे आमतौर पर ये था कि जनता के बीच अगर कोई बताता इनको कि जनता के बीच कि ये मुगल जो गंगीज खान है उसके ही सक्सेसर्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज आता सोसाइटी के अंदर कि ये गंगीज खान के ही वंशज हैं। तो इस वजह से अपने आप को मुगल कहलवाना या मंगोल कहलवाना कभी पसंद नहीं करते थे, ठीक है। दिस वाज बिकॉज द गंगीज खान मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल, ठीक है। इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स देयर मंगोल कंपेटिटर्स, ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड टू बी प्राउड ऑफ द तिमुरिड एंसेस्टर। देखिए जो मुगल्स थे ये प्राउड करते थे कि इनके जो एंसेस्टर हैं वो तिमुरिड हैं, ठीक है, तिमुरिड, ठीक है। नाउ नॉट लीस्ट ऑफ द बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड द दिल्ली। देखिए इनके, देखिए तिमुरिद के ऊपर, तिमुरिद जो लीनेज थी इसके ऊपर उनका गर्व करने का एक रीजन ये भी था कि तिमुरिद ने दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 के अंदर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1398 में हिंदुस्तान का रूलर कौन है इस वक्त, ठीक है। नाउ जिस वक्त तिमुरिद जो तिमुर है वो आता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ देखिए they celebrate their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself। देखिए जो मुगल रूलर्स थे, जितने भी मुगल रूलर्स थे, ये अपने बेसिकली क्या बनाया करते थे, अपनी एक फोटो बनवाया करते थे। उस फोटो में सबसे पहले ये तिमूर को दिखवाया करते थे, तिमूर के बाद आने वाले जो लीनेजीज हैं उन सबका एक एक पर्सन ये लोग दिखाया करते थे, ठीक है ना। मतलब एक तरीके की पिक्चर बनाई होती थी, पिक्चर के ऊपर सबसे पहले तिमूर होता था, तिमूर के बाद उसके लीनेजीज, उसके बाद सपोज कीजिए बाबर हुमायूं अकबर, ठीक है। इस तरीके से ये लोग बनाया करते थे, ठीक है ना। पिक्चर एक तरीके की बनाया करते थे, ठीक है ना। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, अब देखिए मुगल का मिलिट्री कैंपेन कैसे होता है और वो किस तरीके से हिंदुस्तान में अपनी सत्ता है इसको स्टैब्लिश करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 to 1530 सक्सीडेड ऑन द थ्रोन ऑफ द फरगना। देखिए जो मुगल रूलर है, मुगल पहला जो मुगल रूलर है जो हिंदुस्तान में आता है और बादशाह बनता है दिल्ली का, वो उसका टाइम पीरियड कितना है 1526 से 1530 तक, और ये कौन है, बाबर, ठीक है। नाउ सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड। देखिए जो बाबर है ये 1494 के अंदर जब ये सिर्फ 12 साल का था, ये फरगना के अंदर क्या बन जाता है, रूलर। फरगना का जो थ्रोन था वहां का ये क्या बन जाता है, रूलर बन जाता है, ठीक है। नाउ ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। देखिए उसको जो फरगना का थ्रोन है ना उसको छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि उस वहीं का कोई दूसरा जो ग्रुप था, वो ग्रुप जो था कोशिश कर रहा था इसको हटाने की, और वो इसको हटा भी पाते हैं और उसके बाद इसको भागना पड़ता है फरगना से, ठीक है। अगर मैं सही हूं तो जो ये बाबर हैं, बाबर के एक चाचा थे अब्दुल्ला खान उज़्बेक, ठीक है। अब्दुल्ला खान जो उज़्बेक थे इन्होंने ही बाबर को यहां से हटाया था, ठीक है। नाउ द उज़्बेक आफ्टर इयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। देखिए फरगना से जब इसको हटाया जाता है उसके बाद 1504 के अंदर क्या करता है, काबुल को सीज करता है, काबुल को जीत लेता है और काबुल में अपनी हुकूमत स्टैब्लिश कर लेता है। अब देखिए, अब सपोज कीजिए कि बाबर जो है वो काबुल के अंदर आ जाता है। अब सोचिए अब जब इसके पास काबुल है तो ये हिंदुस्तान क्यों आना चाहता है, सिंपल सी बात है, ये काबुल से हिंदुस्तान क्यों आना चाहता है। देखिए उस दौर में बात बहुत प्रचलित थी, उस दौर में एक बात बहुत प्रचलित थी कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे सोने जवाहरात की जखीरे, हिंदुस्तान जो है वो बहुत रिच है अपने कल्चर में, अपने एग्रीकल्चर में, बहुत सारी चीजों के अंदर जो है हिंदुस्तान जो है वो रिच है, ठीक है ना। अब अगर आप काबुल की पोजीशन देखें, काबुल का स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो काबुल ट्रेड के लिए तो अच्छा है, काबुल जो है वो ट्रेड के लिहाज से एक अच्छा सेंटर तो है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिहाज से अगर आप काबुल को देखते हैं तो काबुल एक बहुत ज्यादा, काबुल एक ऐसा सेंटर है जहां पर एग्रीकल्चर की उतनी प्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं काबुल के इर्द गिर्द वाला जो रीजन है वहां पर एग्रीकल्चर को जो डेवलपमेंट है वो उतना नहीं हुआ था उस दौर में भी और आज भी। ये जो इसी वजह से जो बाबर है ये ट्राई कर रहा है किसी तरीके से हिंदुस्तान आने की, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर मोर रिसोर्सेज है, मोर प्रॉस्पेरिटी है, तो कहीं ना कहीं ये ट्राई कर रहा है कि हिंदुस्तान पहुंचा जाए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि 1526 के अंदर ये दिल्ली का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इसको पानीपत के अंदर हरा देता है, ठीक है, और कैप्चर कर लेता है दिल्ली एंड आगरा, और यहां पर होती है फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। देखिए पहला युद्ध होता है पानीपत का, ठीक है ना। पहले पानीपत के युद्ध में कौन हार रहा है, यहाँ पर इब्राहिम लोदी हार रहा है, किससे, इब्राहिम लोदी किससे हार रहा है, बाबर से
हार रहा है कब? 1526 के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद अब क्या है, बाबर के पास क्या है, दिल्ली का कंट्रोल है और आगरा का कंट्रोल किसके पास है? बाबर के पास है। ठीक है ना। देखिए, ये देखिए, ये है काबुल। ठीक है, ये है काबुल आपका, और ये है दिल्ली। ठीक है, तो बाबर यहां से आया और यहां। ठीक है ना। देखिए, मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब। देखिए, ठीक है, ये इस मैप में क्या दिखाया गया है? मिलिट्री कैंपेन जो किए गए अकबर और औरंगजेब के द्वारा। ठीक है ना। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। देखिए, मुगल्स के अंदर राजा, जैसे सपोज कीजिए बाबर के बाद हुमायूं राजा बनता, हुमायूं के बाद अकबर बना, तो ये किस वे में राजा बनते थे अपने आप में? ठीक है, किस तरीके से सक्सेशन होता था, थ्रोन के ऊपर सबसे पहले कौन बैठेगा? जब बाप की डेथ होगी तो बाप की डेथ के बाद सक्सेशन के ऊपर कौन बैठेगा, ये कैसे डिसाइड होता था मुगल रूल के अंदर? अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोगेनिचर। अब प्राइमोगेनिचर क्या होता है? देखिए, प्राइमोगेनिचर होता है, सपोज कीजिए, देखिए सपोज कीजिए एक बाप है, सपोज कीजिए बाबर है, बाबर के 4 बच्चे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए बाबर के 4 बच्चे हैं, उनमें एक हुमायूं भी है। ठीक है, देखिए अब सपोज कीजिए हुमायूं जो है वो बाबर का सबसे बड़ा बेटा है। तो अगर सबसे बड़ा बेटा हुमायूं है तो हुमायूं क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो लेकिन मुगल्स जो है वो इस जो थ्योरी थी, प्राइमोगेनिचर की जो थ्योरी मैंने आपको समझाई, उसमें क्या नहीं करते थे? बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, ये दूसरी थ्योरी में बिलीव किया करते थे, ये इस थ्योरी में बिलीव किया करते थे, जैसे बाबर जो है उसकी डेथ हो जाती है और बाबर के 4 बेटे हैं, तो चारों बेटों को जो पूरा रूल है उसका थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा है चारों में बट जाएगा, और चारों आपस में बाद में फिर युद्ध करें, और उसके बाद जो थ्रोन पर बैठना चाहता है वो बैठ सकता है। ठीक है, उसके बाद वो कैसे भी रूल करे, लेकिन चारों भाइयों में जो हिस्सा है राज्य का पूरा पूरा बढ़ जाएगा। ठीक है, द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोगेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट। ठीक है, मतलब जहां पर सबसे बड़ा जो बेटा है वो फादर के राज्य को ले लेता है। ठीक है, इंस्टेंट दे फॉलोज द मुगल एंड द तिमुर कस्टम ऑफ कुपरेंसी इनहेरिटेंस और अ डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, नाउ which do you think the failure of division of inheritance primogeniture or the कोपोहेरेंसी? आप ये अपने आप से देखिएगा। ठीक है, कोपोहेरेंसी। ठीक है, नाउ मुगल मैरिजेस विद द राजपूत। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, नाउ मुगल रिलेशन विद द अदर रूलर्स। मुगल के जो रिलेशंस थे वो अदर रूलर्स के साथ कैसे थे? देखिए, अगर आपको सक्सीड होना है कभी भी, देखिए अगर आपको सक्सीड होना है तो आपको अच्छे रिलेशंस बनाने बहुत जरूरी है। आज मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में भी जब आप देखते हैं, मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में क्या होती है? गठबंधन की सरकार होती है, और गठबंधन की सरकार में वो पार्टी आपको मजबूत दिखती है जिस पार्टी के लोगों की अच्छी पहचान होती है, अच्छा उनका बिहेवियर होता है दूसरी पार्टी के लोगों के साथ। सपोज कीजिए अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को देखते हैं, जो पुरानी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी के जो रिलेशन थे वो दूसरी पार्टीज के लीडर्स के साथ काफी अच्छे थे, इसी वजह से वो जो कोलिशन की गवर्नमेंट है वो उसे चला पाते हैं, इसलिए वो क्या कर पाते हैं? गठबंधन की जो सरकार है उसे चला पाते हैं। देखिए, मुगल्स ने हिंदुस्तान के इतने बड़े हिस्से पर रूल किया, इतने बड़े हिस्से पर रूल किया, मतलब इतने बड़े हिस्से पर रूल करने के अलावा वहां पर क्या रहेंगे? बहुत छोटे छोटे स्टेट्स रहेंगे, बहुत छोटे छोटे किंगडम्स रहेंगे, बहुत छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स रहेंगे, बहुत डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहेंगे। कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों पर एक सेंट्रल रूल आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो अगर आप सेंट्रल रूल स्टैब्लिश नहीं करते, इसका मतलब छोटे छोटे किंगडम्स हैं, छोटे छोटे रूलर्स हैं जो आपके सत्ता के अधीन है, तो कहीं ना कहीं आपको इनके साथ मेंटेन करके रखना होगा अपना रिलेशनशिप। अगर आप अपना रिलेशनशिप जो है इनके साथ मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं मुगल्स के जो रिलेशंस हैं वो अपने नेटिव्स के साथ कहीं ना कहीं क्या रहे होंगे, अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे रहे होंगे। इसी वजह से जो मुगल्स हैं वो कहीं ना कहीं इतने दौर तक, इतने लंबे समय तक जो है वो रूल कर पाए। देखिए, द मुगल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेन द रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। देखिए, मुगल जो रूलर्स थे हमेशा उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च करते रहते हैं जो मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करते थे या मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, जो लोग मुगल्स के अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है, मुगल्स क्या करेंगे? उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, नाउ बट एज द मुगल्स बिकम द पावरफुल इन द मैनी, देखिए बट एज मुगल्स बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स आल्सो जॉइंड देम वॉलंटरी। देखिए, मुगल जैसे जैसे पावरफुल बनते गए, बहुत सारे जो रूलर्स थे, डिफरेंट रूलर्स थे, उन्होंने वॉलंटरी क्या करना शुरू कर दिया? अपने आप से ही मुगल्स की आर्मी को, मुगल रूल को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, द राजपूत आर द गुड एग्जांपल ऑफ दिस। देखिए, जो राजपूत हैं ये इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मेनी ऑफ द मैरिड देयर डॉटर्स इनटू द मुगल फैमिली एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। बहुत सारे जो मुगल रूलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी बेटी की शादी जो है मुगल बादशाह से करवा देते थे, और उसके बाद उनको एक मुगल रूल के अंदर, मुगल रूलर्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके अंदर उनको एक बड़ी पोजीशन दे दी जाती थी। ठीक है, बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल। इसके अलावा जो बहुत सारे जो राजपूत रूलर थे, ठीक है, ये क्या करते थे?
फाइट करने की भी कोशिश किया करते थे मुगल से, ठीक है। नाउ देखिए अब यहाँ पर क्या बताया गया, मुगल मैरिज विद द राजपूत, ठीक है। द मदर ऑफ जहांगीर, ठीक है, जहांगीर की जो मदर थी वाज कच्छवाहा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबीर। देखिए जो जहांगीर की मदर है ये कहाँ की प्रिंसेस थी, ये प्रिंसेस थी अंबेर के जो रूलर थे उनकी ये क्या थी, बेटी थी, ठीक है। अंबेर के जो रूलर थे उनकी जो बेटी थी वही किसकी माँ थी, जहांगीर की ही माँ थी, ठीक है। और अंबेर किसे बोला जाता है, मॉडर्न डे जयपुर को क्या बोला जाता है, अंबेर बोला, ठीक है। द मदर ऑफ शाहजहां वाज अ राठौर प्रिंसेस। देखिए जो शाहजहां की जो मदर थी ना वो क्या थी, एक राठौर प्रिंसेस थी, ठीक है। डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जोधपुर के, ठीक है। मारवाड़ मतलब जोधपुर के, ठीक है ना। देखिए द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर द लॉन्ग टाइम। देखिए जो सिसोदिया राजपूत थे ना मेवाड़ के, इन्होंने सबसे देर तक क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया मुगल्स के अथॉरिटी को। मुगल्स के अथॉरिटी को इन्होंने कभी क्या नहीं किया, एक्सेप्ट कभी नहीं, मतलब बहुत समय तक इन्होंने क्या नहीं किया, मुगल्स की जो सोवरेनिटी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हमेशा क्या करते रहे, मुगल्स के साथ लड़ाई लड़ते रहे अपने अधिकार के लिए, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर से इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है, ठीक है। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर honorably treated by the Mughals, given their lands वतन back as their assignments वतन जागीर। देखिए जब एक बार जो यहाँ के जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, ये हार जाते हैं, ठीक है। पहले तो ये लड़ रहे थे मुगल्स के साथ, इन्होंने मुगल्स को बहुत टफ टाइम दिया, ठीक है। मुगल्स के साथ ये लड़ रहे थे, कभी मुगल्स आगे होते थे, ऑब्वियसली बात है मुगल्स के पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, मुगल्स ऑलवेज हमेशा आगे रहते थे। लेकिन कई बार जो लोग हैं जो सिसोदिया राजपूत से ये टफ टाइम दिया करते थे मुगल्स को, ठीक है। नाउ अब देखिए जब इन्होंने मुगल्स ने जब इनको हरा दिया, सिसोदिया राजपूत को हरा दिया, तो इन्होंने ये नहीं किया कि इनको मार दिया, इनको गलत तरीके से ट्रीट किया। इन्होंने इनको कभी गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया, ठीक है। आमतौर पर इन्होंने इनको गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इनके साथ अच्छी बॉन्ड्स बनाए, अच्छे बॉन्ड्स को स्टैब्लिश किया, अच्छे रिलेशन को स्टैब्लिश किया। और उसके बाद क्या किया जाता है, इनकी जो लैंड थी, इनका जो वतन था, इनका जो रूल था, उसको इनको वापस दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या दिखाता है आपको कि मुगल्स के जो रिलेशन थे वो काफी अच्छे थे। मुगल की जो पॉलिसी थी कि अगर आप किसी को हराते हैं और उसके बाद आप उसको मारे ना, आप उसको उसकी जो लैंड है वो वापस देंगे। तो अगर आप एक बार किसी को जीवन दान दे देते हैं ना, तो वो हमेशा के लिए आपका क्या हो जाता है, आपका ऋणी हो जाता है। जब वो आपका हमेशा के लिए ऋणी हो जाएगा तो वो आपके प्रति क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लॉयल हो जाता है। यही इस केस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन द डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग द अपोनेंट्स इनेबल्ड द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर द मेनी किंग्स एंड द चिफ्स, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बट इट वाज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। लेकिन हर वक्त यही चीज को बैलेंस करना पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, कई जगहों पर मुगल्स हैं वो लड़ते हैं, राजा को मारते भी हैं, और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। देखिए मनसबदार एंड जागीर, देखिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मनसबदार एंड जागीरदार, ठीक है ना। देखिए एज द अंपायर एक्सपेंडेड टू द encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of the people। देखिए जैसे जैसे अंपायर बढ़ रहा था, ऑब्वियसली बात है और सारे ऑफिशियल्स की आपको पड़ेगी, जरूरत पड़ती थी। ऑब्वियसली बात है अगर जैसे जैसे आपका अंपायर बढ़ता रहेगा, आपका ऑफिशियल्स की भी आपको जरूरत पड़ती रहेगी। जो अर्ली सबसे ज्यादा स्टार्टिंग के दौर में जो सबसे ज्यादा नोबल्स हुआ करते थे, ठीक है, वो कौन से होते थे, तुर्किश नोबल होते थे, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे समय बढ़ता गया तो ये जो नोबल्स की संख्या है ये चेंज होती रही, और सबसे ज्यादा जो नोबल्स हैं वो कहां से आने लगे, उसके बाद के दौर में जो नोबल्स है वो बढ़ते रहे, उनकी संख्या जो है बढ़ती रही, और वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से भी आते थे। स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा नोबल्स जो है वो तुर्किश नोबल्स थे, ठीक है। उसके बाद ईरानियंस आए, इंडियन मुस्लिम्स आए, अफगान आए, राजपूत आए। देखिए राजपूत की जो संख्या है वो अकबर के दौर में सबसे ज्यादा बढ़ती है, और मराठास की जो संख्या है वो किसके दौर में बढ़ती है, औरंगजेब के समय में मराठास जो नोबल्स हैं इनकी संख्या सबसे ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। एंड अदर ग्रुप्स, ठीक है। Those who joined the मुगल सर्विस were enrolled as मनसबदार, ठीक है। जो मुगल सर्विस को ज्वाइन किया करते थे इनको क्या कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। देखिए एक तरीके की जो मॉडर्न डे ब्यूरोक्रेसी जिसे आप कहते हैं ना, उस दौर की एक तरीके की ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है। मुगल दौर की एक तरीके की ब्यूरोक्रेसी थी जिसे मनसबदार कहा जाता है, ठीक है। नाउ द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड द मनसब मीनिंग पोजीशन ऑफ रैंक, ठीक है। देखिए कोई व्यक्ति है उसको एक मनसब दिया जाता है, ये मनसब क्या है, एक पोजीशन है या एक
रैंक है, ठीक है। इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल्स टू फिक्स, देखिए एक तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम था, ठीक है। इस ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर उस व्यक्ति की जिसको मनसब दिया गया है और जिसको मनसबदार बोला गया है, उसकी पोजीशन और रैंक किस चीज से तय होती थी, उसकी रैंक क्या है, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है और उसकी मिलिट्री रिस्पांसिबिलिटीज कितनी है। देखिए जिसकी जितनी ज्यादा रैंक होगी उसकी उतनी ज्यादा सैलरी होगी, जिसकी जितनी ज्यादा रैंक होगी उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, मिलिट्री रिस्पांसिबिलिटी होगी, ठीक है। और जो जिसकी जितनी ज्यादा रैंक होगी वो उतना ही बड़ा क्या होगा, मनसबदार होगा, ठीक है। द रैंक एंड द सैलरी वाज डिटरमाइंड बाय द न्यूमरल वैल्यू ऑफ कॉल्ड जाट, देखिए रैंक और जो सैलरी होती थी ये डिटरमाइंड होती थी बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। अभी जात क्या होती है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। द द हायर जाट द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल पोजीशन इन द कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। देखिए जिस जिस व्यक्ति की, जिस नोबल की जितनी ज्यादा जात रैंक होती थी, देखिए जितनी ज्यादा उसकी जात वैल्यू होती थी, उतनी ही ज्यादा उसकी जो क्या होती थी, प्रेस्टीज होती थी अकबर के कोर्ट में या किसी भी मुगल कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। देखिए nobles with the jat of 5000 were ranked higher than those of the 1000, ठीक है। 1000 देखिए जिनकी जात रैंक 1000 है उनसे ज्यादा जिन अगर किसी की जात रैंक है वो 5000 है, तो 5000 वाले जो नोबल है क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोबल हो जाता है, ठीक है। देखिए अकबर के रिजीम के अंदर 29 जो मनसबदार थे विद द रैंक ऑफ 5000 जाट, ठीक है। बाय द औरंगजेब्स रिजीम द मनसबदार्स the regime the number of the mansabdar had increased 79, देखिए ठीक है, मैंने आपको बताया ये, ठीक है। अब देखिए अकबर के दौर में दो मनसबदार जो थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे। देखिए एक का नाम आप सभी को पता होगा मान सिंह और एक है अजीज खान कोका। ये दो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी सबसे ज्यादा जो थी जात वैल्यू थी अकबर के दौर के अंदर, ठीक है। नाउ द मनसबदार मिलिट्री रिस्पांसिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार्स और कैवलरी मैन, ठीक है। नाउ अब जो मनसबदार होता था उसकी एक रिस्पांसिबिलिटी ये होती थी कि उसको नंबर ऑफ कैवलरी मैन को रखना होता था, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्जर्स को बेसिकली उसको क्या करना था, मेंटेन करके रखना होता था और कैवलरी मैन इसमें होते थे इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है। मनसबदार बॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट रजिस्टर्ड देम हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। देखिए ये जो मनसबदार होते थे ना, इन मनसबदारों की बहुत अच्छे तरीके इनकी जो आर्मी होती है, मनसबदारों के पास जो अपने सैनिक होते थे, इनकी जो चेकिंग होती है बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। मनसबदार के जो सैनिक होते थे और उनके जो घोड़े थे, जो सवार होते थे, उनके जो घोड़े होते थे, इन घोड़ों को रजिस्टर्ड आपको करवाना पड़ता है। इन घोड़ों को रजिस्टर करवाने के बाद आपको क्या पता है, इनके ऊपर एक स्टैंप लगती है, इन घोड़ों के ऊपर एक रॉयल स्टैंप लगती है, इन घोड़ों की क्या होती है, रजिस्ट्रेशन होता था। इनको अच्छे तरीके से चेक किया जाता था, ठीक है। और जब चेक किया जाता था बार बार क्या कहता था, हर महीने में या कुछ एक टाइम के दौरान इनको क्या करना होता था, बार बार इनको अपनी जो काबिलियत है उसको दिखाना होता था राजा को, और उसके बाद इनको क्या मिलती थी, सैलरीज मिला करती थी, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि जो मनसबदार थे इनको सैलरीज किस तरीके से दी जाती थी। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स व्हिच वर समवट लाइक इक्ताज। देखिए जिस तरीके से इक्ताज मिलते थे ना, उसी तरीके से जागीर्स मिला करते थे मनसबदारों को। सपोज कीजिए एक लैंड है, इस लैंड को एक मनसबदार को दे दिया जाता था। अब क्या काम होता था, मनसबदार का काम होता था कि यहाँ पे जितने रहने वाले फार्मर्स हैं, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं जिन पर टैक्स लगाए गए हैं, उनसे टैक्स लिया जाए और उसके बाद में इस टैक्स को अपने लिए भी रखा जाए और अपने सोल्जर्स को भी दिया जाए, ठीक है। लेकिन आमतौर पर क्या होता था कि ये जो मनसबदार होते थे, ये मनसबदार आमतौर पर अपने इलाके से टैक्स को कलेक्ट नहीं किया करते थे। मनसबदारों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी या राजा होते थे, इन राजाओं के द्वारा इन मनसबदारों को दूर दराज की जगहों पर भेजा जाता, दूसरे सूबों के अंदर भेजा जाता था मिलिट्री कैंपेन्स करने के लिए। तो आमतौर पर जो मनसबदार के सर्वेंट्स होते हैं, वो इन इलाकों से क्या क्या करते हैं, टैक्स को कलेक्ट किया करते थे इन प्लेस ऑफ मनसबदार, ठीक है। तो इस तरीके से सैलरीज दी जाती थी, ठीक है। देखिए इन अकबर्स रिसीव दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रेवेन्यू वर रफली इक्वल बाय द सैलरी ऑफ द मनसबदार। देखिए अकबर के जमाने में जो मनसबदारी सिस्टम था, इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था। जितनी सैलरी, जितना मनसब आता था उतनी सैलरी उस लोगों को दी जाती थी, ठीक है। लेकिन बाय द औरंगजेब रिजीम दिस वाज नो लॉन्गर इन द केस, द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफ्टन लेस देन ग्रांटेड सब। देखिए औरंगजेब के जमाने तक आते आते मनसबदारों की संख्या इतनी बढ़ गई थी, देखिए मनसबदारों की संख्या बढ़ गई। औरंगजेब के जमाने तक आते आते क्या हुआ, मनसबदारों की संख्या तो बढ़ी लेकिन जो जमीन थी वो उतनी ही रही, उनके पास लैंड इतनी रही और मनसबदार बढ़ते गए, ठीक है। कई बार क्या होता था कि मनसबदारों से जो पैसा आता था, जागीर से जो भी पैसा आता था, वो जो पैसा होता था वो कम होता था और जो सैलरीज दी जाती थी कई बार क्या होती थी, ज्यादा होती थी। इसकी वजह से क्या होता था, जो राजघर जो बेसिकली जो सेंट्रल रेवेन्यू का कलेक्शन, जहां पर सेंट्रल रेवेन्यू का कलेक्शन होता था बेसिकली, इसका मतलब ये कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होता था और जो
रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो कम हो जाता था, ठीक है। दिस वाज आल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार व्हिच मेंट नो लॉन्ग बिफोर वे टू रिसीव द जागीर। कई बार क्या होता था, जो जागीरदार होते थे इनको क्या करना पड़ता था, जो मनसबदार होते हैं काफी बार वेट करना पड़ता था, ठीक है। दीज and other factors created shortage in the number of jagirs, ठीक है। As a result, many jagirdar tried to extract as much as revenue as possible while they had a jagir. Aurangzeb was unable to control these development in the last year of his regime and the peasantry before they suffered tremendously। देखिए लास्ट के दौर में जब औरंगजेब इन सबको कंट्रोल नहीं कर पाया तो पीजेंट्री ने बहुत ज्यादा सफर किया। और कई बार क्या होता है, जागीरदार होते थे, ये जो जागीरदार होते थे, जो मतलब मनसबदार होते हैं, ये कई बार प्रजा से लूज खतोस करके ही जागीर का जो पैसा होता था उसको लिया करता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बर्डन आने लगा था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और इसका प्रभाव इसमें दिखता है कि औरंगजेब के लास्ट के दौर में काफी सारे आपको पीजेंट रिवॉल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। काफी सारे आपको क्या देखने को मिलते हैं कि राज बेसिकली जो उनका सेंट्रल ट्रेजरी थी उसको बहुत सारे लॉसेस जो है वो झेलने पड़ते हैं अपने कुछ आखिरी के दिनों में। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो दूसरा पार्ट है वो कुछ ही देर में अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।